ठंड में कामचोर जेठानी। इन दिनों कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। पूरा मदनपुर गांव ठंड के कहर से काफी परेशान था। उसी गांव में निर्मला अपने बड़े से घर में कमरे में थी। चादर ओढ़े ठंड में कांपते हुए अपने कमरे से वो बाहर आती है। बाप रे, इस बार तो ठंड कुछ ज्यादा ही है। तभी निर्मला की दो बहुएं कोमल मनीषा अपने अपने कमरे से बाहर आती हैं। ये ठंड। मनीषा बहू, जा तुरंत मेरे लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ। मनीषा रसोई में चली जाती है और कोमल निर्मला के पास ही सोफे पर बैठ जाती है। तभी निर्मला के दोनों बेटे अजीत और कुमार वहां आते हैं। कोमल बहू, देख घर के फर्श कितनी गंदी हो चुके हैं, चल तुरंत ठंडे पानी से घर में पोंछा लगा दे। अरे बाप रे, इतनी ठंड में ठंडे पानी से पोंछा लगाने से तो मेरी कुल्फी ही जम जाएगी। कुछ तो चक्कर चला नहीं होगा। कोमल मनीषा इन दोनों की शादी 3 दिन पहले ही अजीत और कुमार से हुई थी। कोमल बहुत ही अमीर परिवार की बेटी थी और मनीषा बहुत ही गरीब परिवार की बेटी थी। निर्मला अपनी बड़ी बहू कोमल को ही ज्यादा मान देती है क्योंकि वो अमीर परिवार से है। इसीलिए अब कोमल 1 नंबर की कामचोर थी। उसे घरेलू काम करना बिल्कुल पसंद नहीं था। तभी मनीषा रसोई से चाय लेकर बाहर आती है और थोड़े समय बाद अजीत और कुमार अपने अपने काम पर चले जाते हैं। निर्मला अपने इस बड़े से परिवार के साथ मदनपुर गांव में अपने बड़े से घर में रहती है। उसके दोनों बेटे उसी गांव में एक कारखाने में काम करते हैं। मनीषा बहू, कोमल बहू घर में पोंछा लगा रही है तो तू जाकर रसोई की सफाई कर दे। मनीषा, तुम घर में पोंछा लगा लो ना। माँ जी, मेरी ना तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मेरे पैरों में रात से बहुत दर्द हो रहा है। मुझे तो उठा बैठा भी नहीं जा रहा है। अच्छा, तो बहू तुझे दवाई लेनी थी ना। थोड़ा आराम करूंगी ना माँ जी तो ठीक हो जाऊंगी। बहू तू जा और कमरे में जाकर आराम कर। घर में पोंछा मनीषा बहू लगा लेगी। वाह, क्या एक्टिंग की तूने कोमल। वाह वाह, छोटे पैर दर्द का बहाना बताकर तुझे काम से बचने का मौका मिल गया। कोमल ने झूठ कहा था। उसके पैर में कोई दर्द नहीं हो रहा था। वो काम से बचने के लिए बहाना बना रही थी। तभी वो अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाती है। मनीषा बहू, चल तू घर में पोंछा लगा दे। मनीषा इतनी ठंड में ठंडे पानी से कांपते हुए घर में अपने हाथों से पोंछा लगाने लगती है। थोड़े समय बाद तभी निर्मला मनीषा को दोपहर के खाने की व्यवस्था करने रसोई में भेज देती है। दोपहर का समय। मनीषा बहू, कोमल बहू को कमरे से बुलाकर ला। बेचारे के पैर में बहुत दर्द हो रहा है। खाना खाने के बाद मैं उसे दवाई दे देती हूँ। अरे माँ, मैंने ऐसा झूठा पैरों दर्द का बहाना बनाया ना कि किसी को मुझ पर शक ही नहीं हुआ कि मैं झूठ बोल रही हूँ। अरे इतनी ठंड में कौन घर में पानी से पोंछा लगाएगा। अब आप तो जानती हो ना कि मुझे सारा दिन आराम करना ही पसंद है। तभी ये सारी बातें बाहर खड़ी मनीषा सुन लेती है। अच्छा, तो काम से बचने के लिए जिठानी जी पैर दर्द का बहाना बना रही थी। तभी मनीषा कोमल को लेकर नीचे आती है। थोड़े समय बाद, कोमल बहू, तेरे पैरों का दर्द कैसा है अभी। माँ जी, दर्द अभी भी है। जिठानी जी, मेरे पास ना बहुत ही अच्छी दवाई है। उसे लेते ही आपके पैरों का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। रुकिए, मैं अभी लाती हूँ वो दवाई। अरे नहीं मनीषा, मेरी बात। मनीषा अपने कमरे से पेट खराब करने वाली दवाई लेकर बाहर आती है और कोमल को वो दे देती है। अरे मनीषा, मैं ठीक हो जाऊंगी, तो ये दवाई रहने दे। नहीं कोमल बहू, तू ले ले दवाई, तुझे अच्छा लगेगा। पर माँ जी। पर कुछ नहीं, चलिए मुंह खोलिए और दवाई लीजिए। मनीषा जबरदस्ती कोमल को पेट खराब करने वाली दवाई खिला देती है। अरे नहीं हो रहा है मेरे पैर में दर्द। ये मनीषा ने क्यों मुझे दवाई खिला दी। बड़ा शौक है ना आपको काम से बचने का जिठानी जी। आप देखिए कैसे आपके पेट का सारा सामान बाहर निकल आता है। मनीषा घर के काम में लग जाती है। शाम का समय। इधर कोमल का पेट इतना खराब हो जाता है कि वो लगातार वॉशरूम जा जाकर परेशान हो चुकी थी, पर उसके दस्त हैं कि बंद होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बाप रे, ये मनीषा की बच्ची ने कौन सी दवाई दी थी मुझे। मेरा पेट। कोमल फिर से वॉशरूम में चली जाती है। रात का समय। मनीषा रसोई से बाहर आती है। बाप रे, इस ठंड में घर के काम करना कितना कठिन होता है। आज तो हालत ही खराब हो गई मेरी। अगले दिन सवेरे मनीषा कोमल रसोई में चाय बना रहे थे। तभी निर्मला वहां आती है। कोमल बहू, जाकर सारे गंदे कपड़े धो ले। घर में बहुत सारे गंदे कपड़े पड़े हैं। अरे बाप रे, इतनी ठंड में कपड़े कैसे धोए जाएंगे मुझसे। एक काम करती हूँ, ये काम मनीषा को करने को कह देती हूँ। मनीषा, देखना मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मुझे बहुत हरारत आ रही है।
आज के दिन तू कपड़े धो देना। ठीक है जेठानी जी। मनीषा गंदे कपड़े धोने बाथरूम में चली जाती है। इसी तरह कोमल रोज रोज काम से बचने के लिए बीमारी के बहाने लगाने लगी और काम से बचने लगी, जिसके चलते सारा काम मनीषा को ही करना पड़ता था। अब निर्मला अपनी बड़ी बहू के हर झूठे बहाने को सच मानती थी। देखते ही देखते 1 साल बीत जाता है। ठंड का ही मौसम था। तभी एक दिन निर्मला मनीषा और कोमल को कहती है, बहू, गाँव से मेरी काकी जी आ रही है, तो तुम दोनों फटाफट घर की सफाई और सारे काम करके रख दो। पूरा घर एकदम आईने की तरह चमकना चाहिए। जी माँ जी। जेठानी जी, हम पहले घर की सफाई कर लेते हैं। मनीषा, ठंड कितनी ज्यादा है, इस ठंड में शरीर पूरा कट चुका है। हम घर की सफाई रहने देते हैं और माँ जी से कह देंगे कि हमने सफाई कर दी है। नहीं जेठानी जी, माँ जी गुस्सा हो जाएंगी। देख, मुझसे तो नहीं होगा ये काम। मेरा बदन बहुत दर्द कर रहा है, इसीलिए मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। तुझे करना है तो काम तू कर ले। इतना कहकर कोमल अपने कमरे में चली जाती है। ये जेठानी जी ना हद है, 1 नंबर की कामचोर है। बस काम से बचने के बहाने चाहिए इन्हें। अब मनीषा अकेली ही घर के सारे काम करने लगती है। दोपहर का समय, निर्मला अपने कमरे से बाहर आती है। बाहर मनीषा घर के फर्श साफ कर रही थी। मनीषा बहू, तू अकेली क्यों सब काम कर रही है घर के? कोमल बहू कहाँ है? माँ जी, वो जेठानी जी की तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वो कमरे में आराम करने चली गई। आजकल कोमल बहू की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी है। कभी देखो उसके सर में दर्द होता है, तो कभी उसका बदन दर्द करता है, तो कभी कुछ और। तभी निर्मला कोमल के कमरे के बाहर आती है, तो अंदर कोमल अपनी माँ से फोन पर हंस हंस कर बातें कर रही थी। क्या माँ, भी अब मेरी सास बुढ़ी खड़ूस नहीं है, वो तो 1 नंबर की बेवकूफ है और उसे सबसे ज्यादा बेवकूफ मैं ही बनाती हूँ। ये सुनकर बाहर खड़ी निर्मला के होश उड़ जाते हैं। हाँ माँ, अब मेरी भोली वाली देवरानी को ही ले लीजिए। वो ना इतनी भोली है कि जब भी माँ जी मुझे कुछ काम को कहती हैं, तो मैं कोई भी बीमारी का बहाना बताकर उस काम को मनीषा के ऊपर सौंप देती हूँ और फिर अपने कमरे में आकर आराम करती हूँ। अब देवरानी तो देवरानी, मेरी सास भी मेरी झूठी बातों में आ जाती है और वो बेवकूफ मुझे हर बार आराम करने भेज देती है और सारा काम बेचारी देवरानी जी को ही करना पड़ता है। हाँ माँ, सही कहा आपने। मेरी सास ना 1 नंबर की पागल है। उसे पागल बनाना तो बड़ा ही आसान काम है। हाँ माँ, मेरी सास। माँ जी, ऐसे कैसे माँ? ये सुनकर कोमल की माँ अंजलि कहती है, क्या हुआ बिटिया? माँ जी, आप कब आई? मैं ऐसे बुढ़ी खुसट पागल, इतने समय से तू मुझे बेवकूफ बनाकर उस बेचारी मनीषा बहू को पागल बनाकर उससे घर के सारे काम करवा रही थी। तू इतनी कामचोर निकलेगी ये मैंने कभी सोचा भी नहीं था। चल, अब तुझे मजा चखाती हूँ। निर्मला कोमल को घसीटते हुए कमरे से बाहर लेकर आती है। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझसे गलती हो गई। निर्मला कोमल को घसीटते हुए सबके पास लेकर आती है और सबको कोमल की करतूतों के बारे में बताती है। ये सुनकर सबके होश उड़ जाते हैं। कोमल बहू, तो इतने दिनों से हमारे साथ खेल खेल रही थी ना। अब तेरी सजा ये है कि पिछले 6 महीने तक घर के सारे काम तू अकेली ही करेगी। और मनीषा बहू, तू 6 महीने तक अपने मायके जाकर रहे और आराम कर। फिर 6 महीने के बाद 1 हफ्ते तक मनीषा बहू इस घर में अकेली काम करेगी और कोमल बहू आराम करेगी। फिर आने वाले 1 हफ्ते तक कोमल बहू अकेली घर के काम करेगी और मनीषा बहू आराम करेगी। अब यही हमारे घर का रूल रहेगा। दोनों बहुएं बराबर काम भी करेंगी और दोनों को आराम करने का मौका भी मिलता रहेगा। ये सुनकर कोमल दंग रह जाती है। उसके बाद निर्मला मनीषा को 6 महीने के लिए उसके मायके भेज देती है और कोमल से रात दिन अपने घर के काम करवाने लगती है। 6 महीने बाद फिर मनीषा अपनी ससुराल आती है और 8-8 दिन दोनों बहुएं बराबर घर के काम करने लगी। इसी तरह कोमल को उसके किए की सजा मिल गई और उसने हमेशा के लिए काम चोरी करना छोड़ दिया। माँ, मैं नहीं जानता कि ये सब कुछ कैसे हो गया। मत रो मेरे बच्चे, ऐसे मत रो। हाँ, और चढ़ाओ इसे। अरे 1 महीने के लिए मैं बीमार क्या पड़ गया, तूने तो मेरा पूरा कारोबार ही मुझसे छिनवा दिया। बाबा मुझे माफ कर दीजिए। मैंने तो बिजनेस में बहुत ध्यान लगाया था, लेकिन पता नहीं ये कैसे हो गया। मुझे तो लगता है कि ये किसी की साजिश थी। अरे, ये ड्रामे तो तुम सभी फुटपाथ पर जाकर भी कर सकते हो। चलो मेरी प्रॉपर्टी खाली करो।
तुम कितने पत्थर दिल हो। मेरे ससुर जी ने तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी काम किया है और उनके ऐसे दिनों में तुम उन्हें मुंह भरकर बाहर जाने को बोल रहे हो। कितना पकाती है आपकी बहू अनिल जी। अरे इसे बोलिए कि जितनी तेज इसकी जुबान चल रही है उतना ही तेज आपके कदम चले तो ये घर कब का खाली हो जाए। जबान संभाल के बात करो, समझे? अच्छा, तो अब तुम मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगा? दो कौड़ी के भिखारी, चुपचाप बाहर चला जा वरना मैं तुझे धक्के मारकर बाहर करवाने की हिम्मत और ताकत रखता हूं। तुझे तो मैं बुढ़े। रुक जाइए देव जी, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं है। आप चलिए मेरे साथ। हाँ बेटा, इस विश्वासघाती ने हमारे साथ धोखा करके अपने घड़े भरे हैं। चल, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। पूजा और सुमित्रा देव को समझा बुझा कर ले आई। वो लोग पहले बहुत अमीर हुआ करते थे, लेकिन सुरेश ने काम में कुछ घपला करके सब कुछ हड़प लिया था और अब पूजा का पूरा परिवार सड़क पर आ चुका था। बहू, दिन में तो धूप की गर्माई हमें सहारा देगी, लेकिन हमारी रात कहाँ पर कटेगी? पता नहीं सासू माँ, कल तक जिन सड़कों वगैरह को हम गाड़ी की खिड़कियों से देखते थे, आज उन्हीं पर भटकते हुए कुछ समझ नहीं आ रहा। अब तो ये फुटपाथ ही हमारा सहारा है। नहीं, हम इस फुटपाथ पर नहीं रह सकते हैं। फुटपाथ पर रहना खतरे से खाली नहीं है। लोग नशा करके गाड़ियां चलाते हैं और ऐसे में बेचारे फुटपाथ वाले पिस जाते हैं। चलो पूजा, हम लोग मिलकर कोई और बसेरा ढूंढते हैं। इस दुनिया में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो इंसान की बेहतरी के लिए है। हमें भी जरूर कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। ओहो, डायलॉग तो बहुत अच्छा मारा है। काश अगर काम पर भी ध्यान दे दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। आप भी ना चुप हो जाइए। बाबा, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी सिर्फ कहानी का पहलू बदला है, कहानी खत्म नहीं हुई है। और देखना, इस कहानी के अंत में जीत हमारी ही होगी। आपका बेटा आपको वो सब कुछ वापस लाकर देगा जिसे आपने अपने खून पसीने की मेहनत से कमाया था। कोई बुरा इंसान उसके ऊपर कुछ देर तक तो अपना हक जमा सकता है, लेकिन हमसे उसे छीन नहीं सकता। अब डायलॉग बाजी कम कर और रहने के लिए कोई जगह का इंतजाम कर। आप लोगों को तो शायद उस जगह की जानकारी नहीं होगी, लेकिन मैं एक गरीब घर की बेटी हूँ और मैंने सभी तरह का समय देखा है। तो मैं एक जगह जानती हूँ जहाँ शायद हम रह सकते हैं। कौन सी जगह है बहू? मेरे साथ आइए। पूजा सुमित्रा और अपने परिवार को लेकर उस जगह पर चली गई। बहू, ये क्या, तू हमें जंगल में से लेकर आ गई है? बाबा, ये जंगल नहीं है। इस जंगल में बचपन में मैं अपनी सहेलियों के साथ खेलती थी। यहाँ पर एक पुरानी ट्रेन की बग्गी थी, शायद वो अभी भी वहीं हो। हाँ देखिए, मिल गई। देखने से लगता है कि ये ट्रेन हादसे में ट्रेन से अलग हुई है। भगवान जाने कि ये यहाँ क्यों है, लेकिन अब यही हमारा बसेरा है। कम से कम ठंड में बिना सर पर छत की रात गुजारने से अच्छा है कि हम इसमें अपनी रात काटें। मेरी प्यारी बहू, अगर आज तू ना होती तो हम ना जाने किन किन राहों पर भटकते। मेरे बेटे से ज्यादा काबिल तो मेरी बहू निकली। नहीं ससुर जी, ऐसी बात नहीं है। देव जी पर मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन वो ही आपको सब कुछ वापस ला कर देंगे। जरूर। चलो अब ये सब बातें छोड़ो बहू, अभी रात होने में देर है। चल इस जंगल के अंदर कुछ खाने पीने की चीज का इंतजाम करते हैं। आजा देव, हम दोनों रात गुजारने के लिए सूखी लकड़ियां इकट्ठी करेंगे। हाँ। पूजा और उसकी सास जंगल से कुछ खाने के लिए सामान ढूंढने लगती हैं और देव और उसका बाप लकड़ियां तोड़ने लगे और कुछ देर बाद वो सभी वापस आ गए। एक तरफ गरीब परिवार जिन्होंने कभी सर्दी के ऐसे दिन नहीं देखे थे, वो लोग इतनी मेहनत कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अरे मैं तो रोजाना इस मूंगफली गजक को खा खा कर बोर हो गया हूँ। पता नहीं मेरा परम मित्र किसी दौर का मेरा बॉस कहाँ भटक रहा होगा, या फिर मर तो नहीं गया है। खैर, मुझे क्या। सुरेश धोखे से हड़पे हुए घर में आराम से मूंगफली तोड़ रहा था और अनिल के परिवार वाले सर्दी से ठिठुर रहे थे। बहू आजा, तू क्या कर रही है? यहाँ आग के पास आकर बैठ जा। बाबा, मैं बस अभी ये मशरूम काट कर ला रही हूँ, इसी आग पर हमारा खाना भी बन जाएगा। पूजा मशरूम काट कर ले आई और उसी आग के ऊपर उन्होंने अपना खाना बनाया और अपना शरीर भी सेका, और रात होने पर वो सभी उसी ट्रेन में खाली बग्गी में सो गए। पूजा और देव से अपने माता पिता को ऐसे ठंड में ठिठुरते नहीं देखा जा रहा था। बड़ी ठंड है। माँ को सर्दी लग रही है, अभी कुछ करता हूँ। अरे देव जी, आप अभी तक सोए नहीं? तुम भी जाग रही हो? नींद नहीं आ रही। नींद कैसे आएगी? चलिए देव जी, बग्गी से बाहर चलते हैं। बाहर बहुत ज्यादा ठंड है, अंदर ही रहो। मैं सोच रही थी कि क्यों न मैं बाहर आग जला दूं, उसकी गर्माई से यहाँ बग्गी में भी जरा कम सर्दी लगेगी
और माँ बाबा आराम से सो जाएंगे। तुम सभी के बारे में कितना सोचती हो। चलो मैं भी आग जलाने में तुम्हारी मदद करूंगा। दोनों गरीब पति पत्नी ने मिलकर अपने माँ बाप के लिए आग जला दी। आग की गर्माई से बग्गी भी थोड़ी सी गर्म हो गई और सुमित्रा और अनिल आराम से सोए। अगली सुबह। माँ, मैं कोई काम ढूंढने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, चल बहू हम दोनों वही मशरूम लेने चलते हैं। माँ वो तो मैं सुबह ही ले आई थी। अरे वाह माँ, मैंने सभी के लिए सिके हुए मशरूम और लाल चाय बना दी है। आइए सभी नाश्ता कर लीजिए। देव जी काम ढूंढने बाद में चले जाना। पूरा गरीब परिवार ने उसी पुरानी बग्गी में नाश्ता किया और फिर देव काम की तलाश में निकल गया। उसे एक सब्जी वाले ने अपनी दुकान पर सब्जी बेचने के लिए रख लिया। सुबह में मुझे काम रहता है, इसलिए सुबह में तू सब्जी बेचना और शाम में मैं बेचा करूंगा, लेकिन हाँ मेरे साथ विश्वासघात मत करना। आप निश्चिंत रहिए, मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा। देव उस आदमी की दुकान पर लग गया और वहीं पर काम करने लगा। अब सुमित्रा के घर काम की वजह से 2 वक्त की रोटी के लिए पैसा तो आ ही जाता था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन देव अपने काम पर जा रहा था कि उसे अपने छीने हुए काम यानी कि अपनी कंपनी के बाहर एक नोट पड़ा हुआ मिला। ये मेरी कंपनी के नाम से कौन से जरूरी कागज बाहर पड़े हुए हैं? देव ने उस नोट को उठाया और वो उसे पढ़ने लगा। वो वही खास कागज था जिसकी ताकत से सुरेश ने कंपनी को हड़पा था और अब वो देव के हाथ लग चुका था। ओह, तो वो सारे सबूत जो इस विश्वासघाती सुरेश ने पुलिस को दिखाए थे वो सभी झूठे थे। अब तू अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे सुरेश, अब तू सलाखों के पीछे सड़ेगा। देव काम पर जाने के बजाय पुलिस डिपार्टमेंट चला गया और पुलिस को लेकर कंपनी में पहुंचा, जहां सुरेश अपने ऑफिस में बैठा आराम फरमा रहा था। पुलिस, अब तो तू गया झूठे। तू यहां क्यों आया है भिखारी? ये देखो, आपको समझ आया? ये तो सुरेश, तुम्हें देव के परिवार के ऊपर इल्जाम लगाने और धोखा देने के जुर्म में पुलिस 3 साल की जेल की सजा सुनाती है। अरे पर ले चलो इसे। पुलिस सुरेश को पकड़कर ले गई और देव को अचानक से ही उसका सब कुछ वापस मिल गया। आज तो बाबा को मेरे ऊपर बहुत गर्व महसूस होगा और अब से मैं भी अपने काम पर पूरा पूरा ध्यान लगाऊंगा। देव खुशी खुशी दौड़ता हुआ अपनी बग्गी में चला गया। देव की बात पर पहले तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ। क्या तू सच बोल रहा है? बिल्कुल बाबा, आपका बेटा झूठ थोड़े ही बोलेगा। देव की बात सुनकर उसे अनिल ने गले से लगा लिया। देव अपने बाप का हाथ पकड़कर उसे उसकी कंपनी में ले गया। सब कुछ वापस मिल जाने के बाद अब देव का परिवार बहुत ज्यादा खुश था और सुरेश को उसके कर्मों की सजा मिल रही थी।